हम साथ साथ हैं वैसे जन्मों के साथी आवर्त साथ साथ हैं। बताओ सारणियां कितनी हैं? 3। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। एस पी के बीच में डी और नीचे एफ। एस पी डी एफ, एस पी आहार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि कल हमने डिटेल में वीडियो आपको दी थी परमाणु से रिलेटेड, आज की अपनी वीडियो होने वाली है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेरे भाई, इससे अगर हम मोटा मोटा आपको अंदाजा बताएं तो 2-3 चीजें आपके काम की हो सकती हैं। जैसा सबसे पहले दीर्घ आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या दोष थे, ये पूछे जा सकते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी एसपीडीएफ से रिलेटेड चीजें भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इसका नाम ही है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन सर, ठीक है। अब ये है क्या, पहले समझते हैं आराम से, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे सर, ठीक है। सबसे पहले तो तत्व क्या है। तो मेरे भाई हुआ क्या, एक आदमी था जिसका नाम था मेंडलीफ। अगर हम लोग मेंडलीफ से भी पीछे चले जाएं तो कोई कुछ सिस्टम में नहीं था यार, ठीक है। इस समय बड़ा सिस्टम चल रहा है, लेकिन कुछ भी सिस्टम में नहीं था। और किस तरीके की चीजें थी, मान लिया हमें लोहे के बारे में पढ़ना है, हमें सोने के बारे में पढ़ना है, हमें चांदी के बारे में पढ़ना है, यानी हमें अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना है। और जब सबको अलग अलग पढ़ना है मेरे भाई, तो दिक्कत बड़ी होगी, क्योंकि कुछ सिस्टम में तो है नहीं, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं मेरे भाई, तो क्लास में बहुत सारे रोल नंबर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो सबको एक एक रोल नंबर दे दिया जाता है ताकि चीज सिस्टम में आ जाए। पहला तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा, चौथा तुम्हारा, पांचवा तुम्हारा। उसी तरीके से मेंडलीफ ने क्या किया मेरे भाई, कि चीजों को पढ़ना आसान हो जाए तो एक सारणी बनाई। अब सारणी कैसे बनती है? सारणी मतलब टेबल होती है सर, ठीक है। कुछ मेरे भाई खड़ी लाइनें खींचनी पड़ती हैं, ठीक है सर, और कुछ पड़ी लाइनें खींचनी पड़ती हैं। खड़ी वाली लाइनों को कहा जाता है वर्ग। खड़ी वाली लाइनों को क्या कहा गया? वर्ग। और पड़ी वाली लाइनों को कहा गया आवर्त। क्या कहा गया? आवर्त, ठीक है। तो एक टेबल बना दी गई। टेबल बनाने के बाद में कुछ खड़ी लाइनें, कुछ पड़ी लाइनें, पड़ी लाइनों को आवर्त कह दिया, खड़ी लाइनों को वर्ग कह दिया, और एक टेबल बन के तैयार हो गई। जिस समय मेंडलीफ ने यह टेबल तैयार करी, उस समय लगभग मेंडलीफ के जमाने में 65 के करीब तत्व थे सर, ठीक। 2-4 ऊपर नीचे अलग बात है, लगभग 65 के करीब तत्व की खोज हो चुकी थी। अब ये कौन से तत्व थे, तो सबने पढ़ रखा है 9th क्लास में। हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे करके होता है ना सर। सोडियम, सर जी जान पहचान वाला बताओ। जैसे चांदी का नंबर 47 होता है, सोने का नंबर 79 होता है, मरकरी का 80 होता है। इस तरीके की चीजें सर चल रही थी सर। जैसे लेड का नंबर 82 होता है, ठीक है, बिस्मथ का नंबर 83 होता है, पोलोनियम का 84 होता है। इस तरीके से चीजें चली। मेंडलीफ के जमाने में 65 तक तत्वों को लगभग पहचाना जा चुका था। तो लगभग इन्होंने क्या करा, अपनी एक सारणी बनाई। लेकिन यह सारणी बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। क्यों नहीं टिक पाई? टेबल बनाने का मतलब ही क्या होता है? क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का क्या मतलब है कि भैया जैसे कि अगर किस क्लास में मान 100 बच्चे हैं, तो अब उन 100 बच्चों को क्लासिफाई करिए। तो कैसे क्लासिफाई करोगे कि भैया ऐसा है, जितने भी घिनौने बच्चे हैं सब एक साइड में रहेंगे, सब एक पार्टी में होंगे, पढ़ने वालों का अपना गैंग होगा सर, अपना एक कॉम्बिनेशन होगा, इस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन जो मेंडलीफ ने सारणी बनाई, उसमें दिक्कत यह थी कि पता लगा किसी के गुण अलग हैं, किसी के गुण अलग है, फिर भी वो एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं, यानी अलग अलग गुणों वालों को भी एक ग्रुप में इन्हें डाल दिया, और इस वजह से इनकी ये सारणी गलत हो गई। फिर एक आई आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें भी कुछ गलतियां रही, और फाइनली आई दीर्घ आवर्त सारणी, जिसे हम लोग आज भी पढ़ते हैं, और उसी की 4 विशेषताएं आपसे पेपर में पूछ ली जाएंगी। तो टोटल मेरे भाई सारणियां कितनी बनी बताओ? 3। पहली कौन सी थी? मेंडलीफ वाली। कौन सी थी? मेंडलीफ। दूसरी कौन सी? आधुनिक। और तीसरी कौन सी? दीर्घ। तो जरा बताइए टोटल सारणियां कितनी हो गई? 3। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। 3 सारणियां हो गई टोटल। कितनी? एक मोटा मोटा बात समझ लो, काम हो जाएगा। 3 सारणियां थी। कौन कौन सी? मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ वाली मेरे भाई आधारित थी परमाणु क्रमांक पे। किस पे? परमाणु क्रमांक पे। मेंडलीफ वाली आधारित थी परमाणु क्रमांक पे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी परमाणु क्रमांक पे, नहीं, मेंडलीफ वाली आधारित थी परमाणु भार पे, ठीक है सर जी। आधुनिक वाली आधारित थी परमाणु क्रमांक पे। काहे पे? परमाणु क्रमांक पे। और दीर्घ वाली जो हम लोग पढ़ते हैं वो आधारित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। आराम से समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखिए, आराम से समझिए। बताओ सारणियां कितनी हैं? 3। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ,
आधुनिक दीर्घ। मेंडलीव वाली किस पे आधारित है? परमाणु भार पे। आधुनिक वाली किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। और दीर्घ वाली किस पे आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे मेरे भाई, ठीक है। अभी बताया खड़ी वाली लाइनों को वर्ग कहते हैं, पड़ी वाली लाइनों को आवर्त कहते हैं। सबने पढ़ रखा है, पिक्चर देखी है, हम साथ साथ हैं, वैसे जन्मों के साथी आवर्त साथ साथ हैं। यानी कुल मिला के आवर्त सब में कितने होते हैं? 7। बताओ आवर्तों की संख्या सब में कितनी रखी है? 7। इसमें भी कितने? 7। इसमें भी कितने? 7। इसमें भी कितने? 7। मतलब आवर्त सब में कितने थे मेरे भाई? 7 थे। आवर्त कितने थे? 7 थे, ठीक। लेकिन वर्ग कितने थे भैया? वर्ग बढ़ते गए। इसमें थे 8, इसमें हो गए 9, इसमें हो गए 18। तो बोलो 8 9 18, 8 9 18, 8 9 18, 8 9 18, 8 9 18, ऐसे करके सर, ठीक है। ये एक मोटा मोटा अंदाजा हमने आपको दे दिया है कि क्या थी सारणी। 3 सारणी थी, बोलो कौन कौन सी? मेंडलीव आधुनिक दीर्घ, मेंडलीव आधुनिक दीर्घ, मेंडलीव आधुनिक दीर्घ। बात खत्म हो गई। बताओ भाई मेंडलीव वाली किस पे आधारित है? परमाणु भार पे। आधुनिक वाली परमाणु क्रमांक पे। दीर्घ वाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित होती। सीधी सी बात है। आवर्त कितने? जन्मों के साथी आवर्त साथ साथ हैं। तो सब में आवर्त कितने थे? 7 7 7, ठीक। वर्ग कितने थे? 8 9 18, 8 9 18, 8 9 18। तो ये थे वर्ग मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक एक करके चीजों की। तो सबसे पहली लिखी हुई है मेंडलीव की आवर्त सारणी। बहुत आसान है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है कि भैया तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं, यानी जो तत्व जिनकी हम लोग सारणी बना रहे हैं, उनके जितने भी गुण होंगे, वो भौतिक हो, रासायनिक हो, कोई भी हो, वो निर्भर करेंगे परमाणु भार पे। देखो यही लिखा हुआ है। इस सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं, या परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आवर्ती का मतलब जैसे जैसे परमाणु रिपीट होते रहेंगे, जैसे जैसे तत्व रिपीट होते रहेंगे, उनके परमाणु भार के आधार पर गुण मिलते रहेंगे, आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम को आधार मानकर मेंडलीव ने एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा गया। इस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 8 खड़े कॉलम रखे गए। क्षैतिज कॉलम कितने थे? 7। खड़े कॉलम कितने थे? 8। क्षैतिज कॉलमों को क्या कहा गया? क्षैतिज मतलब लेटे लेटे, खड़े मतलब वर्ग। तो क्षैतिज कॉलमों को क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। और खड़े कॉलमों को क्या कहा गया? वर्ग कहा गया। जो हमने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके कुछ दोष थे। इस सारणी में अलग अलग लक्षण वाले तत्वों को भी एक साथ रख दिया। गुण अलग है, एक टॉपर है, एक बौरा है, तब भी संख्या में डाल दिया उसे। अब दिक्कत क्या होगी? या तो टॉपर बौरा बन जाएगा, या बौरा टॉपर हो जाएगा। तो बौरा टॉपर हो जाए चलेगा, लेकिन वो भी तो रिस्क है ना सर। तो कुल मिला के जो है अलग अलग तत्व वाले लक्षणों को एक साथ में रख दिया गया, जो कि कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा था। और ये इनकी सारणी की गलती है। हाइड्रोजन के स्थान की विवेचना नहीं कर पाए। हाइड्रोजन की स्थान की विवेचना कोई सारणी नहीं कर पाई। क्यों? हाइड्रोजन का नंबर भैया 1 होता है। वो इलेक्ट्रॉन एक दे भी देता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन को देने वाले के साथ रखा जाए या लेने वाले के साथ रखा जाए, इसलिए हाइड्रोजन की विवेचना कोई भी नहीं कर पाया मेरे भाई। दूसरी आई आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होगी? थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये परमाणु भार नहीं बल्कि किस पर निर्भर करेगी? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेगी। मेंडलीव की कमियों को दूर करके एक नई आवर्त सारणी बनाई गई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। इस सारणी में 7 क्षैतिज और 9 खड़े कॉलम बनाए गए। क्षैतिज कॉलमों को फिर से क्या कहा गया? आवर्त। वर्ग कितने थे? 8 9 18। तो इसमें कितने हो गए मेरे भाई? 9 हो गए। क्षैतिज कॉलमों को आवर्त, खड़े कॉलमों को वर्ग कहा गया। इस सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी ये किस पे निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक पे निर्भर करती है सर, ठीक है। गलती क्या है? हाइड्रोजन के स्थान की विवेचना नहीं कर पाए और एफ ब्लॉक के तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो अपनी मेन सारणी है उसमें इधर एस होता है, परमाणु हमने आपको दिखाया था, सारणी दिखाई थी। इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक है, और नीचे मेरे भाई अलग कोने में एफ ब्लॉक पड़ा हुआ है। एफ ब्लॉक के तत्वों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया सर, ठीक है। तो ये इनकी गलती है।
उसके बाद आई दीर्घ आवर्त सारणी, जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही सबसे अच्छी सारणी है जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मेरे भाई बताओ 8, 9, 18, तो इसमें वर्ग कितने होंगे 18, आवर्त कितने रहेंगे 7 आवर्त ही रहेंगे। किस पे निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करेगी। तो रॉक बर्नर और बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर एक नई सारणी प्रस्तुत की जिसे दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में 7 क्षैतिज और 18 खड़े कॉलम रखे गए। फिर वही क्षैतिज कॉलमों को आवर्त कहा गया, खड़े कॉलमों को वर्ग कहा गया। इस सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करते हैं मेरे भाई। विशेषताएं 4 पूछी जाती हैं तो 4 जरूर लिख दी हमने यहाँ पे। इस सारणी में तत्वों को अलग अलग 4 खंडों में बांटा गया, 4 ब्लॉक में सारणी को बांट दिया गया। एस पी के बीच में डी और नीचे एफ, एस पी डी एफ, एस पी आहार, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। तो टोटल कितने ब्लॉक में बांटा गया, 4। कौन कौन से, एस पी डी एफ। इस सारणी में भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे जिसके गुण है उसके साथ में रहो। क्षार धातु हो, प्लस वाले हो, अलग रहो, और हैलोजन हो अलग रहो, निक्टोजन हो अलग रहो, कैल्कोजन हो अलग रहो, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु हो अलग रहो, अक्रिय गैसें हो अलग रहो। यानी इस सारणी में सबको अलग अलग रखा गया था, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया। अक्रिय गैसों को अलग से स्थान दिया गया। अक्रिय गैसें मतलब अक्रिय कहो, रेयर कहो, इनर्ट कहो, दुर्लभ कहो, निष्क्रिय कहो, एक ही बात होती है। अक्रिय का मतलब जो बाबा लोग होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सर जी कोई एग्जाम्पल बताओ, ले एग्जाम्पल देखो। मान लिया हम कह दे रहे हैं हीलियम, हीलियम का नंबर कितना होता है मेरे भाई 2, इसका विन्यास भी कितना 2, ना लेगा ना देगा। मान लिया नियॉन का नंबर कितना है 10, बनेगा 2 और 8, इनके पास भी 8 है, ना लेंगे ना देंगे। 2, 8, 18, 32 होंगे, आदमी ना लेगा ना देगा। तो ये अक्रिय गैसें होते हैं। कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, सब अक्रिय होते हैं, ना लेते हैं ना देते हैं, अलग से स्थान दिया गया। अभी आखिरी में आपको सारणी दिखाएंगे सर, ठीक है। गलती इनकी भी है, हाइड्रोजन के स्थान की विवेचना ये भी नहीं कर पाए कि भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, नहीं बता पाए सर, ठीक है। उसके बाद में एफ ब्लॉक के तत्वों को ये भी कोई स्थान नहीं दे पाए। अभी सारणी दिखाएंगे हम आपको कि कैसे एफ ब्लॉक बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, 2 लाइनें हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, कैसे होता है वो अभी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये लोग भी एफ ब्लॉक के तत्वों को कोई स्थान नहीं दे पाए सर, ठीक है। उसके बाद है तत्वों के आवर्ती गुण। देखो आवर्ती गुण क्या होते हैं मेरे भाई, कि जब हम सारणी को देखेंगे तो उसमें गुण किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस पे निर्भर कर रहे हैं। ये गुण बहुत काम के होते हैं। इस चैप्टर से 2-3 चीजें और आती हैं, जैसे आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफिली में आती हैं। तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब गुण बार बार दिखाई देते हैं। ऐसे गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं। जैसे सबसे पहला होता है परमाणु त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। कोई परमाणु है, उस परमाणु में नाभिक है, साइड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो नाभिक से केंद्र तक की दूरी को, नाभिक से बैलेंस शेल तक यानी बाहर वाले कोष तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। तो जो परमाणु त्रिज्याएं होती, क्षार धातु से हैलोजन तक परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। यानी ये क्या होता है, आवर्त सारणी में मेरे भाई जो इधर होता है, जरा देखो 1 मिनट, आवर्त सारणी ऐसे करके आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में इधर होती हैं क्षार धातुएं और इधर होते हैं हैलोजन। तो इधर से इधर जब जाएंगे तो हमेशा परमाणु की त्रिज्याएं घटती जाएंगी सर, ठीक है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, धन आयन की त्रिज्या सदैव उसके परमाणु से छोटी होती है, जबकि ऋण आयन की त्रिज्या उसके परमाणु से बड़ी होती है। क्या मतलब, धन आयन का मतलब क्या, जैसे सोडियम का नंबर 11 है मेरे भाई, इसका नंबर बनेगा 2, 8, 1, तो जाहिर सी बात है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। लेकिन अगर हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दें Na पॉजिटिव, तो जब इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इनके पास कितने रह गए, इनके पास 10 ही रह गए मेरे भाई। एक तो इलेक्ट्रॉन इनने किसी को दे दिया, तो जब दे दिया तो जाहिर सी बात धन आयन की त्रिज्या हमेशा छोटी होगी। लेकिन अगर कोई ऋण आयन वाला, मान लिया क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है, इनने किसी से 1 ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक आदमी ज्यादा आ गया तो माइनस वाले की त्रिज्या ज्यादा होती है, प्लस वाले की त्रिज्या हमेशा कम होती है मेरे भाई, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आयनन विभव क्या होता है, देखो भाई 3 चीजें यहां पर हैं, ध्यान से समझ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये पेपर में आता जरूर है, जरा देखना भाई। एक होता है आयनन विभव, ठीक है सर, आयनन विभव। एक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और एक होती है विद्युत ऋणात्मकता। क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या होता है मेरे भाई, समझो जरा। देखो आयनन विभव हमें नहीं पहचान में आ रहा, कोई बात नहीं। विद्युत ऋणात्मकता भी पहचान में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो पहचान में आ रही है। तुम ही हो माता
पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। बंधु माने भैया कह लो, दोस्त कह लो। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को भैया बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को दोस्त बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी उसे आयनन विभव कहेंगे। विद्युत ऋणात्मकता क्या है जी? एक आदत है, भीख मांगने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। फ्लोरीन है भैया, फ्लोरीन का नंबर 9, 2 और 7 है, हमेशा एक की भीख मांगते रहते, कोई आ जाओ एक इलेक्ट्रॉन अभी है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो सर, ठीक है। तो कोई भी आदमी कह दो आ जाओ इलेक्ट्रॉन दे दो, तो जिसे जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए है उन सबकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब भीख मांगने की आदत, भीख मांगने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो 3 चीजें होंगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली ऊर्जा। आयनन विभव इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली ऊर्जा। और विद्युत ऋणात्मकता ऊर्जा नहीं है बल्कि ये क्या है? आदत है, यानी प्रवृत्ति है सर, ठीक है। देखिए तो आयनन विभव क्या है? किसी तत्व के एक गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने या निकालने के लिए, आयनन विभव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लेना, भैया बनाना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। किसी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान, ये खूब पूछा जाता है, द्वितीय आयनन विभव का मान पहले आयनन विभव से अधिक होता है, क्योंकि आवेश में वृद्धि हो जाने के कारण उदासीन परमाणु की तुलना में धन आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है। क्या मतलब लिखा हुआ है समझाते हैं आपको, ये बहुत पूछा जाएगा भाई। देखो इधर पहले मान लिया ये Na था, ठीक। अब हमने क्या कहा? आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो Na से हमने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया Na पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब हम लोग इसे कहेंगे प्रथम आयनन विभव। क्या कहेंगे? प्रथम आयनन विभव। आयनन विभव को इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, तो इसे फर्स्ट IP कह दिया। लेकिन पहली बार तो निकाल लिया, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, पहली बार तो निकल गया। लेकिन जब दोबारा इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो इनके ऊपर है प्लस, तुम्हें इलेक्ट्रॉन यहां से चाहिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस। प्लस वाले माइनस से कहेंगे भैया अभी ना जाओ, तो प्लस वाला माइनस को जाने नहीं देगा, फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ज्यादा ऊर्जा लगेगी तो आयनन विभव का मान ज्यादा होगा। यानी द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार उदासीन होता है, निकल ही आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार उसे पता है कि तुम ले जाके फायदा उठाओगे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का। तो उन्होंने कहा भैया मेरे ऊपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, हम नहीं ले जाने देंगे, प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा। और इस वजह से मेरे भाई दोबारा में ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी और इस चक्कर में द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब उसमें त्याग रहे थे, इसमें ग्रहण करेंगे। तो किसी तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। यानी आयनन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मेरे भाई, ठीक है। अगला देखते हैं। फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होने के कारण इसकी तुलना में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान होता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। ये विकल्प में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो भैया इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन डालने में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन का 17 नंबर है, ठीक ठाक साइज होता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है आपको बता चुके हैं। विद्युत ऋणात्मकता मतलब भीख मांगने की क्षमता, हमेशा लाओ 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 लाओ। तुम्हारे चारों तरफ ऐसा कोई आदमी हो, तुम्हें शक्ल याद आ रही होगी, सोच लेना उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। अब तुम डायरेक्ट उसे गाली नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें दिक्कत है, तो उसके पास जाओ, मुस्कुराओ। मान लो तुम्हारे घर पे चीनी मांगने आया, ला भैया चीनी दे दो, चीनी, तो मुस्कुराओ, आपकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। तो कहेगा है नहीं आप नहीं समझोगे, आपने साइंस पढ़ी, बोले नहीं तो कतई नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे सामने वाले को आप कह भी सकते हो, ठीक है, मेरा मानना तो ना ही कहो, लेकिन कह भी सकते हो। अगर अंदर नहीं गुमार लेके घूम रहा तो कह दो आपकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, अभी चीनी लेके हमारा टेंशन मत लीजिए। विद्युत ऋणात्मकता वाला भीख मांगने की क्षमता। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा भिखारी कौन? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन मेरे भाई, ठीक है।
फिर प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं? प्रारूपिक का मतलब जैसे राशन कार्ड में सबसे ऊपर मम्मी का नाम होता है, तो मम्मी प्रारूपिक हो गई, जो अपनी फैमिली को दिखाएगा, जो अपने पूरे परिवार, अपने ग्रुप को दिखाएगा, उसे प्रारूपिक तत्व कहेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। इन्हें सेतु तत्व भी कहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे प्रारूपिक तत्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सर जी विकर्ण संबंध क्या होता है? विकर्ण मतलब होता है मेरे भाई तिरछा, क्रॉस। विकर्ण का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विकर्ण का मतलब होता है क्रॉस। ये देखो ऐसे करके, अगर ये बॉक्स है तो ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। तो आवर्त सारणी में जो दूसरा आवर्त होता है और तीसरा होता है, ये भैया दूसरा वाला आवर्त लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये तीसरा रखा हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये क्रॉस मिलाएंगे, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन, सिलिकॉन, इनमें आपस में क्या होता है? गुण एक जैसे दिखाते हैं, तिरछे तिरछे बैठे हुए और एक जैसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध। क्या कहते हैं? दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता दिखाते हैं, जिन्हें हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं मेरे भाई। याद कैसे रखोगे? देखो भैया तीन लोग विकर्ण संबंध दिखाते हैं। Li दिखाता है Mg के साथ, Li Mg के साथ, इसे ऐसे याद कर लेना, लाई, Li मतलब लाई, M माने मैं, G माने गोबर, लाई मैं गोबर, लाई मैं गोबर, लाई मैं गोबर, Li Mg के साथ विकर्ण संबंध दिखाता है। बाकी देखो BeAl नाम से, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, नाम मिलता जुलता है, अन्ना गन्ना, अन्ना गन्ना, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन, बोरॉन सिलिकॉन, बोरॉन सिलिकॉन, मिलते जुलते नाम है, तो ये आपस में विकर्ण संबंध दिखाते हैं। विकल्प में पूछ लेता, अलग से भी आ जाता है। संक्रमण तत्व आपको परमाणु में भी बता चुके हैं, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाए, एस ब्लॉक के तत्व, पी में जाए, पी ब्लॉक, तो बेतत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं मेरे भाई। बेतत्व जिनमें अंतिम वही लिखा हुआ है। आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है मेरे भाई। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वगैरह डाल देंगे। ऐप पर देख रहे हो, कोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, VDKDN पूरा सब एक जगह पे PDF वगैरह मिल जाती है। ये कुछ अच्छे अच्छे क्लासेस हम यहाँ भी पब्लिक कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ पाए हाफ एलडी के लिए। टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना, बस एप्लीकेशन पे होता सारी चीजें सिस्टम में आ जाती हैं। तो आप आराम से प्लेलिस्ट में परमाणु वगैरह सारी वीडियोस देखिए। हाफ एलडी की जिम्मेदारी मेरी, यहाँ पे सारा कंटेंट आ रहा है, फिजिक्स भी लेके आ रहे हैं, इंग्लिश लेके आ रहे हैं, बायोलॉजी लेके आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है, बस मन लगा के पढ़ते रहना सर, ठीक है। अगर गुण की बात करें, संक्रमण तत्वों के गुण बताओ, तो ये सारे के सारे धातु होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करे जाते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। निम्न में कौन से तत्व सबसे अधिक उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं? सर जी उत्प्रेरक होता क्या है? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, रिएक्शन करा देगा। एक लड़का एक लड़की शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब उधर से जीजा आए, मौसा आए, फूफा आए, समझाने लगे आके, तो जीजा मौसा फूफा खुद थोड़ी बारात करेंगे भाई, समझा रहे हैं, तो वो उत्प्रेरक हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद नहीं लड़ रहे हैं, तो वो उत्प्रेरक हैं। जो रिएक्शन को करा देता है वो उत्प्रेरक। हम भी एक तरीके से उत्प्रेरक हैं, हम थोड़ी आपके साथ में पेपर देंगे हाफ एलडी के, लेकिन हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि मदद कर रहे हैं भाई, चलो चल के पेपर दे के आते हैं। तो इसका मतलब हम भी कौन है? उत्प्रेरक हैं। दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए उत्प्रेरक है, और अगर नहीं है तो बनो मेरे भाई, किसी ना किसी का काम करवाओ, जिंदगी में अच्छा लगेगा सर, ठीक है। उसके बाद यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का मतलब FeCl2 भी बना लेता है, 2 Cl के साथ जुड़ जाता है, FeCl3 भी बना लेता है, 3 के साथ जुड़ जाता है। तो अलग अलग संयोजकता दिखा के अलग अलग लोगों के साथ में जुड़ जाता है। अनुचुंबकीय गुण बताते हैं। अनुचुंबकीय मतलब बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं भाई, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, क्यों? तो मेरे भाई नाइट्रोजन का विन्यास कल आपको गाना याद करवाया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 3d10। तो नाइट्रोजन का विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p3। कार्बन का बनता है 1s2 2s2 2p2, यानी नाइट्रोजन के पास 3 डब्बों में 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 3 डब्बों में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो और डायलॉग, हुंड ने कहा अगर कोई डब्बा पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। तो नाइट्रोजन के पास 3 डब्बे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आधे आधे भरे हुए हैं। कार्बन के पास 3 डब्बे, इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो ये स्थायी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला स्थायी है क्योंकि उसके पास 3 डब्बे और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे ना डाल पाओगे, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आयन विभव क्या होगा? ज्यादा होगा, कार्बन का कम होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये पूरा एक चैप्टर है जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा एक अंदाजा दें
तो 3 आवर्त सारणियां होती हैं, मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। पहली वाली परमाणु भार पे आधारित है, दूसरी परमाणु क्रमांक पे आधारित है, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है। तीनों में भैया वर्ग बताओ, 8, 9, 18 आवर्त बताओ। आवर्त 7 साथ हैं, बात खत्म हो गई। जन्मों के साथी आवर्त 7 साथ हैं। सब में आवर्त कितने थे मेरे भाई? 7 थे। फिर संक्रमण तत्व की बात करी, प्रारूपिक तत्वों की बात करी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN 11th and 12th टेलीग्राम पे। उसके अलावा अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो यहीं पर अलग से एक फोल्डर बना दिया गया है PDF नोट्स। यहाँ कोर्स का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? ना तो यहाँ पर कोई ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे देख रहा व्यक्ति कहीं और कट गया, तो ना तो यहाँ पर कोई ऐड आ रहा है, ना कोई दूसरी वीडियो है। आप आराम से स्टार्टिंग करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और जिन लोगों के में नेट की दिक्कत आती है, एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, दोबारा से देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, बार बार आराम से देखते रहिए, दोबारा डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो काफ़ी, आप चाहें तो एप्लीकेशन पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं BDKDN एप्लीकेशन को, वरना यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि थोड़ा सा व्यूज़ आएंगे तो अच्छा लगेगा इस चैनल पे भी। और नए हो तो शेयर करो इस वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए सर, थैंक यू।